हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और नो फ्लाइंग जोन, जहां से कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ान नहीं भर सकता, जैसे कि ताजमहल। जी हाँ, ताजमहल के ऊपर से कोई भी प्लेन उड़ान नहीं भर सकता और न ही कोई हेलीकॉप्टर या फाइटर प्लेन। और चलो मान लेते हैं कि मैं एक पायलट हूँ और मेरा दिमाग खिसक गया, अपना AR एयरलाइन को लेके चल दिए ताजमहल के ऊपर से उड़ान भरने के लिए। तब क्या होगा? आसमान गिर जाएगा या फिर धरती फट जाएगी? आखिर क्या होगा? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। दोस्तों, बात करें इंडिया की तो ताजमहल के अलावा राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, द टावर ऑफ साइलेंस मुंबई और भी बहुत सारे एयर स्पेस और एयरफोर्स बेस ऐसे हैं जहां नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। लेकिन क्या हो अगर इन लॉज को तोड़ते हुए मैं ताजमहल के ऊपर से प्लेन उड़ा दूं? तो यहाँ पर हमें कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। ताजमहल से 8-10 किलोमीटर दूर आगरा एयरपोर्ट है और पास्ट में एयर इंडिया का बहुत सारा प्लेन ताजमहल के ऊपर से उड़ते हुए एयरपोर्ट पर लैंड कर चुका है। इवन एक ग्लाइडर तो तेज हवा के बहाव की वजह से ताजमहल से टकराते टकराते बचा था। फिर 15 जून 2006 में गवर्नमेंट ने एक रूल बना दिया कि ताजमहल के 7.5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट उड़ान नहीं भर सकता, यानी कि नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया। हेलीकॉप्टर, प्लेन, फाइटर प्लेन्स कुछ भी यहाँ पर उड़ान नहीं भर सकता। देखा जाए तो गवर्नमेंट को ये सब बहुत पहले ही कर देना चाहिए था, क्योंकि ताजमहल एक विश्व धरोहर है जिसे 1640 के दशक में बनाया गया था। सपोज एक प्लेन आगरा एयरपोर्ट में लैंडिंग करते वक्त कोई टेक्निकल फेलियर हो जाए और वो प्लेन ताजमहल से टकरा जाए तो ऐसे में ताजमहल का नामो निशान भी मिट सकता है। मतलब कि एक छोटी सी गलती की वजह से करीब 400 साल पुराने ताजमहल को हम खो सकते हैं। ऊपर से ये एक टूरिस्ट प्लेस है, यहाँ पर हर रोज हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, मतलब कि हजारों लोगों की भी जान जा सकती है। इसलिए रिस्क लेना कोई जरूरी नहीं, सीधा नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दो। ना रहेगा रास्ता, ना गुजरेगा प्लेन और ना ही खतरा होगा ताज को। नो फ्लाइंग जोन के और भी छोटे छोटे एडवांटेज होते हैं, जैसे कि साउंड पोल्यूशन नहीं होता, एयर पोल्यूशन नहीं होता। अब ऐसा भी नहीं है कि ताजमहल को या किसी और हिस्टोरिक प्लेस को नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया जाए तो वहाँ पर प्लेन्स या हेलीकॉप्टर उड़ नहीं सकते। अगर जरूरत पड़े तो परमिशन के साथ नो फ्लाइंग जोन में भी हेलीकॉप्टर्स या प्लेन्स उड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज अगर ताजमहल में कोई किडनैपर घुस के लोगों को अगवा कर ले, उन्हें वहाँ पर बंदी बना ले, ऐसे में एयरफोर्स वाले मिलिट्री हेलीकॉप्टर लेके आ सकते हैं। और सपोज अगर किसी नो फ्लाइंग जोन में भीषण आग लग जाए तो ऐसे केस में प्लेन्स नो फ्लाइंग जोन से होते हुए उड़कर पानी की बौछार कर सकता है। सीधे सीधे कहें तो नो फ्लाइंग जोन कोई पत्थर की लकीर नहीं कि जाते ही टकरा जाओगे। लेकिन ये तो हुई इमरजेंसी की बात। सपोज अगर मैं एक पायलट हूँ और मैं प्लेन के साथ किसी नो फ्लाइंग जोन में दाखिल हो गया, यहाँ पर तुरंत ही फाइटर प्लेन्स का एक ग्रुप आ जाएगा जो रेडियो कॉल में ये पूछेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। अगर मैं उसके सवालों का जवाब नहीं देता हूँ तो उसे लगेगा कि मेरा रेडियो सिस्टम खराब हो चुका है। ऐसे में वो एक टेक्निक का सहारा लेंगे जिसे कहा जाता है रॉक योर विंग्स, मतलब कि वो अपने विंग्स को ऊपर नीचे हिलाएगा। इसके बाद मैं भी अपने प्लेन के विंग्स को ऊपर नीचे हिलाऊंगा। दरअसल ये एक इशारा है कि मैं मुसीबत में हूँ, मुझे रास्ता दिखाओ। इसके बाद फाइटर प्लेन आगे निकल जाएगा और मैं उसे फॉलो करते हुए एयरपोर्ट की तरफ निकल जाऊंगा। अगर यहाँ पर मैं उसके इशारे का जवाब भी नहीं देता तो वो फाइटर प्लेन्स सीधे मेरे प्लेन को मिसाइल से उड़ा सकते हैं। और सपोज मैं जानबूझकर या अनजाने में किसी नो फ्लाइंग जोन में दाखिल हो गया तो यहाँ पर मेरा पायलट लाइसेंस भी रद्द हो सकता है और हो सकता है जेल की चक्की भी पीसना पड़ जाए। इसीलिए सारे पायलट्स को पूरे रूट का मैप दिया जाता है जहाँ पर साफ साफ लिखा होता है कि इस एरिया में प्लेन को नहीं उड़ाना है। खैर, यहाँ प्लेन्स का साइज तो बहुत बड़ा होता है, आप नो फ्लाइंग जोन में ड्रोन्स भी नहीं उड़ा सकते। पिछले साल की ही बात है, एक चाइनीज बंदा ताजमहल के ऊपर ड्रोन उड़ाते हुए पकड़ा गया। इसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया। यहाँ पर उस चाइनीज का कहना था कि मेरे पास ड्रोन उड़ाने का लाइसेंस है, अपने सफर को कैमरे में फिल्माना कोई क्राइम नहीं है। तो भाई देखो, नो फ्लाइंग जोन का मतलब होता है कि आप वहाँ पर ड्रोन्स भी नहीं उड़ा सकते। मान लेते हैं कि ताजमहल को देखने के लिए हर रोज 1000 लोग आते हैं। अब जो लोग भी यहाँ पर घूमने आया है, हर बंदा यही चाहेगा कि मेरा फोटो या वीडियो थोड़ा अच्छा आए। इसीलिए अगर किसी के पास ड्रोन भी नहीं होगा तो हो सकता है वो भाड़े से ड्रोन ले आए।
अब सपोज कि 1000 लोगों में से 800 लोग ताजमहल के चारों ओर ड्रोन उड़ाना शुरू कर दे तो फिर तो तबाही मच जाएगी। हर रोज 20-25 ड्रोन्स तो ऐसे ही क्रैश हो सकता है। और अगर ड्रोन का घूमता हुआ ब्लेड किसी इंसान पर गिर जाए तो समझो काम खत्म। यहाँ पर आप खुद ही सोच सकते हैं, एक विश्व धरोहर पावन धरती में इस तरह की घटनाएं अगर रोज घटने लगे तो एक नेगेटिव इंप्रेशन बिल्डअप हो जाएगा ताजमहल के प्रति, जो कि अच्छी बात नहीं है। इसीलिए ऐसे जगहों पर ड्रोन्स को भी उड़ाने की इजाजत नहीं दी जाती। खैर, इन ड्रोन्स को रखते हैं साइड में और एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं। इस स्क्रिप्ट को लिखते लिखते मैंने फ्लाइट रडार 24 में सर्च करके देखा कि सच में ताजमहल के ऊपर से प्लेन्स उड़ान भरता है या नहीं। अब यहाँ पर मुझे एक चौंका देने वाला जवाब मिला। बहुत सारे ऐसे प्लेन्स थे जो ताजमहल के ऊपर से यानी कि नो फ्लाइंग जोन में दाखिल होकर उड़ान भर रहे थे। लेकिन कैसे और क्यों? यहाँ पर सारा मांजरा एल्टीट्यूड का है। आइए इसे आसान भाषा में एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक प्लेन ताजमहल के ऊपर से नहीं उड़ सकता, लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है कि कितने ऊपर से नहीं उड़ सकता? 1000 फीट, 4000 फीट, 40,000 फीट या 1 लाख फीट ऊपर से? अगर गवर्नमेंट नजर रखेगी तो कितने एल्टीट्यूड तक, न जाने कितने ही सैटेलाइट्स स्पेस में ताजमहल के ऊपर से होकर गुजरा होगा। तो क्या गवर्नमेंट उस सैटेलाइट को भी रॉकेट से उड़ा देगा? सीधे सीधे कहें तो नो फ्लाइंग जोन में एरिया के साथ साथ एल्टीट्यूड भी मैटर करता है। नॉर्मली नो फ्लाइंग जोन 30,000 फीट से नीचे ही होता है और लगभग सारे कमर्शियल प्लेन्स 30,000 से अधिक एल्टीट्यूड पर उड़ान भरते हैं। नो फ्लाइंग जोन के ऊपर से उड़ान भरने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती, इसलिए तो ताजमहल के ऊपर से भी प्लेन्स उड़ सकते हैं। लेकिन ताजमहल का नो फ्लाइंग जोन एल्टीट्यूड कितना है ये मुझे भी नहीं पता। लेकिन कुछ एरिया ऐसे होते हैं जो नो फ्लाइंग जोन प्लस फ्लाइंग जोन भी होता है, जैसे कि मेलबर्न में। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि सामने एक एयरपोर्ट है जिसका रनवे ऑलमोस्ट मिलिट्री एरिया के डायरेक्शन में ही है और ठीक इसके सीधे न्यूजीलैंड, यानी कि न्यूजीलैंड से जब कोई फ्लाइट इस रनवे पर लैंड करेगा तो रनवे के सीधे में नो फ्लाइंग जोन आ जाएगा, या फिर प्लेन को टेक ऑफ करते वक्त भी नो फ्लाइंग जोन का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए यहाँ पर एक समझौता किया गया कि जितने भी प्लेन्स टेक ऑफ या लैंडिंग करते हैं उन सभी प्लेन्स को 6000 से कम एल्टीट्यूड में टेक ऑफ या लैंडिंग करना है, और जिसे उड़कर मेलबर्न से निकल जाना है वो 21,000 से ऊपर ही उड़ान भरे, यानी कि 6000 फीट से 21,000 फीट तक यहाँ पर नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया गया है। इस एल्टीट्यूड के बीच फाइटर प्लेन्स प्रैक्टिस करते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नो फ्लाइंग जोन सिर्फ एरिया ही नहीं बल्कि एल्टीट्यूड में भी होता है। लेकिन कुछ एरिया इतना खतरनाक होता है कि पूछो ही मत। जैसे कि कैनेडी स्पेस सेंटर, यहाँ पर नो फ्लाइंग जोन का एल्टीट्यूड अनलिमिटेड होता है, यानी कि इसके ऊपर ग्राउंड से लेकर स्पेस तक कोई भी कुछ भी नहीं उड़ा सकता। कोई सैटेलाइट भी स्पेस में इसके ऊपर फ्लाई या ऑर्बिट नहीं कर सकता। लेकिन आखिर ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कैनेडी स्पेस सेंटर नासा के सैटेलाइट्स का लॉन्चिंग सेंटर है। यहाँ पर बहुत सारे स्पेस शिप्स या सैटेलाइट्स को स्पेस में लॉन्च किया जाता है और स्पेसशिप बहुत खास होता है, बिलियंस डॉलर का खर्च हो जाता है। इसके अलावा इसे लॉन्च करने के लिए परफेक्ट टाइमिंग भी जरूरी होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई स्पेसक्राफ्ट को मार्स जाना है तो साइंटिस्ट को इंतजार करना पड़ेगा जब तक कि अर्थ और मार्स एक दूसरे के सामने ना आ जाए। इसके बाद साइंटिस्ट काफी कैलकुलेशन करने के बाद रॉकेट लॉन्च कर सकते हैं। ऐसे में अगर पता चले कि कुछ प्लेन्स हमारे एरिया में दाखिल होने वाला है, 20 मिनट बाद ट्रैफिक क्लियर हो जाने के बाद ही रॉकेट लॉन्च करना, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। और एक गलती की वजह से अगर रॉकेट और प्लेन का टक्कर हो जाए तो फिर पूछो ही मत, तबाही मच जाएगी। इसीलिए जब रॉकेट लॉन्च करना होता है तब कैनेडी स्पेस सेंटर में नो फ्लाइंग जोन घोषित कर दिया जाता है ताकि कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब ना करे। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।